मोकामा हत्याकांड पर बिहार में जबरदस्त तनाव है। कल दुलार चंद यादव का अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन उस दौरान भी काफी हंगामा हुआ, मारपीट हुई, पत्थरबाजी तक की नौबत आ गई। इसी बीच दुलार चंद यादव के पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। पता ये चला है कि दुलार चंद यादव की मौत गोली लगने से नहीं हुई, बल्कि उनके शरीर पर चोट के काफी निशान हैं। उनके सीने में, पैर में और पीठ पर फ्रैक्चर के निशान मिले हैं। वहीं चुनाव आयोग ने अब इस घटना की पूरी रिपोर्ट बिहार के डीजीपी से तलब की है। गांव में अब भी तनाव के हालात बने हुए हैं। इसकी वजह से भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। लोगों से शांत रहने की अपील की जा रही है। दरअसल पोस्टमार्टम की जो इनिशियल रिपोर्ट आई, उसमें ये बताया गया कि दुलार चंद यादव की मौत की वजह गोली नहीं है, जबकि उनके शरीर की कई हिस्सों की हड्डियां टूटी हुई पाई गई हैं, फ्रैक्चर्ड पाई गई हैं। हालांकि अभी एक्सरे की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। था अंदरूनी चोट भी था, तो सकता है उससे हुआ होगा। अच्छा, और गोली वहां पर मिली? एक जगह पैर में गोली लगी? गोली मिला नहीं है। गोली का निशान है, पैर में आर पार है, दाहिने वो जो एंकल जॉइंट के पास। हाँ, गोली नहीं मिली है। तो मौत की वजह क्या? गोली लगने से मौत हुई? नहीं, वैसा वो चोट नहीं था गोली वाला। अंदरूनी चोट ढेर सारा है, उससे उनकी मौत हो सकती है। आप लोगों ने एक्सरे भी किया? हाँ, एक्सरे ढेर सारा हुआ। एक्सरे की रिपोर्टिंग होगी, बहुत जगह से बोन भी टूटा हुआ था, तो एक्सरे के रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं, जब रिपोर्टिंग करेंगे तो उससे वो क्लियर होगा। तो क्या बोन फ्रैक्चर भी मिला? किस हिस्से में मिला? शरीर के पैर में, जांघ में, कंधे में, ये सब जगह था। मामले में अनंत सिंह और दुलार चंद के समर्थक आमने सामने हैं। अनंत सिंह लगातार सूरजभान पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं और इसी को लेकर अब आरजेडी नेता सूरजभान सिंह ने भी सफाई दी है। इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि किसी का नाम लेने से कोई आरोपी नहीं हो जाता। सूरजभान सिंह ने कहा कि उनका किसी से कोई विवाद नहीं, तकरार दुलार चंद और अनंत सिंह के बीच में थी। ऐसे में घटना में अनंत सिंह का रोल हो सकता है। सूरजभान सिंह जी, सबसे पहले तो आपसे सवाल ये है कि अनंत सिंह से जब पूछा गया दुलार चंद यादव की हत्या के बारे में, सीधा नाम उन्होंने 1-2 मिनट ही बात किया, उसमें सीधा नाम आपका लिया उन्होंने कि आपने ये हत्या करवाई है। देखिए, रह गई सवाल दुलार चंद जी। दुलार चंद जी 90 के दशक में यहाँ से चुनाव लड़े थे और दुलार चंद जी कभी लालू जी के साथ रहे, कभी नीतीश जी के साथ रहे। अभी जो जनसुराज का जो उम्मीदवार थे, उनके मदद में वो खुल के सामने थे और टकरार तो इन दोनों में हुई। हम तो कहीं हैं भी नहीं और न ही इससे कुछ विस्तार में हम जाना चाहते। इतना जरूर जानते हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या हुई, ऐसे नहीं होते हैं। इसमें हमारे पूरे देश के लोग देख रहे हैं, पूरे विश्व की नज़र बिहार की चुनाव पर है कि भारत में चुनाव हो रहा है, कहाँ हो रहा है? तो बिहार में। बिहार के बच्चे बच्चे के निशाना है मोकामा की। मोकामा में चुनाव हो रहा है, इसी घटना हुई। ये सबसे बड़ी चुनौती तो यहाँ के शासन प्रशासन के, हम क्यों जैसे कहेंगे सरकार को, ये तो पूर्ण चुनौती इलेक्शन कमीशन के मालिक हैं, जिन पर पूरे देश का भरोसा है। वे क्या कदम उठाते हैं उस चीज को देख रहे हैं। मेरा नाम कोई लिया, उनका नाम लोग कोई लिया, ये चीज, और उनका परिवार क्या कर रहा है, पूरे समाज क्या कर रहा है। कोई रात की घटना नहीं है, शाम की नहीं, तो दिन की घटना है। कौन मारा, कौन वहाँ था, किससे टकरार हुआ, इसमें मुझे क्या कहना है। मैं तो उनकी शांति चाहता हूँ, उस परिवार के मुआवजा ऐसा मिले और उस केस की सही जांच हो और ऐसी कानून बने, पक्ष रहे विपक्ष रहे दोनों मिलकर इस में कानून बनावे कि ऐसी घटना ना हो। चुनाव आयोग तो हर विधानसभा में कहीं 300 बूथ, कहीं 250 बूथ, कहीं 350 बूथ, कहीं 250 बूथ, ये बिहार के समीकरण 243 सीट में बताता है। हर सीट पर पाला मिलिट्री फोर्स जैसे होते हैं अर्धसैनिक कि 6-1 का, कहीं दर्जनों रहते हैं। उम्मीदवार तो 10-8 होते हैं। दूसरा ईवीएम 20 हो जाते हैं, 18 हो जाते हैं, 14 हो जाते हैं, तब लगाया जाता है। तो इसलिए उस सारी बूथ को रक्षा होता है। उम्मीदवार का रक्षा क्यों नहीं होता है, इस पर पहल करने की जरूरत है। कानून कैसा बनावे ताकि जो आज तक बीत गया
आइंदा कभी ऐसी घटना ना हो जिससे देश मरमराहट हो, विश्व में भारत का बदनाम हो, भारत में बिहार का बदनाम हो। इलेक्शन कमीशन के रहते हुए जो इतनी बड़ी साख उनका दाव पर रहता है, उनकी बदनामी हो, सरकार की बदनामी हो, प्रशासन की बदनामी हो, ये चीज पहलू और अमल करने की चीज है। इस पे कानून होनी चाहिए कि इसका नाम कौन बोला, इस पर जाने का चीज नहीं है। उनके परिवार से या जो इनके उम्मीदवार थे, जिनके समर्थ थे, उनके बीच आपको जाना चाहिए, उस गांव जाना चाहिए, वहां जाके ये चीज होनी चाहिए, उसके बाद हम सब के पास आइए। लेकिन वो सीधे आपका नाम क्यों ले रहे हैं? नाम कोई किसी का ले ले, उससे क्या मतलब है? प्रतिद्वंदी है ना इस चुनाव, प्रतिबंधित कोई है ही नहीं। प्रतिद्वंदी है इस चुनाव में, तो सामने वही है, उन्हीं से टक्कर है। सामने टक्कर ये कैसे आप अंदाज कर ले? इसमें बहुत लोग हैं, निर्दलीय नहीं जीतता है लोग। तो आप उनको मतलब फाइट में भी नहीं मानते हैं क्या? और हम क्या मानेंगे? जनता से आपकी पूछने का काम है, हम क्यों मानेंगे? लोग जब बौखला जाता है, गलती जिसे देखिए, गलती जो होती है ना, एक गलती थी, एक गलती को छुपाने के लिए सैकड़ों गलती आदमी से होती है। मैं सोचा थ्योरी में कहता है। चुनावी टक्कर में हैं कि नहीं अनंत सिंह आपके सामने? ये हम काहे कहेंगे कि टक्कर में नहीं है, या को हम जीत रहे हैं, या वो हार रहे हैं, या वो जीत रहे हैं, वो हार रहे हैं, इस चीज में हम नहीं जाते हैं। हम अपने कर्म पर विश्वास रखते हैं। आप भी इलाके में पकड़ रखते हैं, आपका भी इलाके में रसूख है, आपने भी अपनी तरीके से कुछ तो पता किया होगा आखिर हुआ क्या वहां पे। हमसे पूछिएगा तो जैसे बोलेंगे तो वो अच्छी नहीं लगेगी। यहाँ मानस से, हर एक जाति धर्म के लोग से, गांव के अलग अलग से, जो इस गांव प्रोग्राम में तो गांव के अलग बगल के ज्यादा लोग रहते हैं, उन लोगों से जाकर पूछिए। चले जाइए आप तार गोसाई कर्रा पैना, कहाँ भी जो इलाका जो है बसावन चक, जहाँ की ये घटना है, उस इलाका के 10 गांव का मॉनिटरिंग करके पूछिए। जो उस लाइन में ऐसा जासूस लगाइए आप, बहुत पूरे विश्व में आपका जिससे कि चलता है, आप वहां के लोग से लगा कर रिपोर्ट लीजिए। जो इस इलाका के बाहर में लोग हैं, उनके पास रिपोर्ट होगा, क्योंकि हम तो प्रचार करते रहते हैं, हम तो फ्री आदमी है ना, हम तो स्पोर्ट पर है नहीं सब देखते हैं। यंत्रणा तो है इस इलाके में, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपकी पकड़ है इस इलाके में, कोई दो राय नहीं है। हम लोग के जासूस उतने नहीं होंगे जितने आपके जासूस इस वक्त इलाके में होंगे, और आपके पास रिपोर्ट जरूर आई होगी कि आखिर हुआ क्या। जैसे कि ये हम काहे के लिए कहें, ये हर गांव में, पूरे क्षेत्र का एक टीम बनाइए आपकी, हर एक गांव में एक साथ प्रवेश कीजिए कि हमको 12 बजे तक रिपोर्ट चाहिए, 10 बजे हिला देना, समूचे गांव में एक साथ आदमी को, अपनी टीम को, वहां से रिपोर्ट आप कलेक्ट कर लीजिए, निचोड़ मिल जाएगा आपको। अनंत सिंह इस जो पूरा कांड हुआ है उसमें अनंत सिंह का कोई रोल है या नहीं, सीधा सवाल है, आप मानते हैं या नहीं? लड़ाई हम में आपका हो जब होगा तो जैसे रोल तो रहबे करेगा ना, जिस रूप में हो, लेकिन रोल तो रहेगा ही। अनंत सिंह का रोल है इसमें? ये चीज को आप सर्वे कीजिए, मैं बोलूंगा अपने मुंह से नहीं, ये चीज आप अपने सर्वे में बताइए हमको। चुनाव आयोग का जिक्र बार बार कर रहे हैं, आपकी पत्नी का भी हमने एक बयान सुना कि चुनाव आयोग को उनको इस चुनाव लड़ने से रोकना चाहिए, प्रतिबंधित करना चाहिए, हत्या के आरोपी है। जिससे चुनाव तो लड़ने के लिए सब आजाद है, और आजादी जो भी है, चुनाव कैसे हो और ऐसी घटना न हो, इसके लिए चुनाव आयोग जी जवाब देंगे, मैं इस पे कुछ नहीं बोलूंगा। दुलारचंद यादव को आप कैसे जानते थे? उनको 90 के दशक से वो राजनीति कर रहे हैं इस इलाका में, तो कौन बच्चे जिससे कि हम लोग थे उस समय से राजनीति कर रहे हैं, तो कौन नहीं जानेगा दुलारचंद यादव जी को। कल डॉक्टरों की जो पोस्टमार्टम जिन डॉक्टरों ने किया है उनका रिपोर्ट आया कि गोली लगने से मौत नहीं है, गोली उनके घुटने में लगी है जो आर पार हो गई है, उससे मौत नहीं होती है, मौत नहीं हो सकती उससे। मौत की वजह जो है वो चोट है, जो शारीरिक चोट है, वो उस वजह से मौत। ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की देखने के बाद आपको भी नॉलेज होगा, हमको भी नॉलेज होगा। डॉक्टर जिन्होंने किया है पोस्टमार्टम, उन्होंने मीडिया से बात करते देख लीजिए, डॉक्टरों ये नहीं कहे, डॉक्टरों तो कहे कि उसको गोड़ में गोली लगी है, उन पे गाड़ी चढ़ा दिया गया। वो अब इसका विस्तार से तो डॉक्टर ही बता सकते हैं, उनसे अगर ये सवाल पूछे ज्यादा ठीक होगा। मोकामा हत्याकांड पर अब दुलारचंद यादव के पोते की जो कंप्लेन लेटर है वो सामने आया है, और इस कंप्लेन लेटर में नीरज कुमार ने, जो उनके पोते हैं, अनंत सिंह पर हत्याकांड का इल्जाम लगाया। उन्होंने बताया कि 30 अक्टूबर को दोपहर 3:30 बजे जन सुराज के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी बसामनक चक गांव के करीब प्रचार करने पहुंचे थे।
रास्ते में अनंत सिंह अपने सहयोगियों के साथ वहां आ गए और उनके दादाजी को गालियां देने लगे, जिस पर दुलार चंद यादव ने गाली देने से मना किया। लेकिन अनंत सिंह के भतीजे राजवीर सिंह और कर्मवीर सिंह ने दुलारचंद को गाड़ी से जबरदस्ती खींचा और इसके बाद अनंत सिंह ने कमर से पिस्तौल निकाली और जान से मारने के मकसद से पिस्तौल से गोली फायर की, जो उनके बाएं पैर की एड़ी में लगी। नीरज कुमार ने बताया कि उनके दादा गोली लगने से वहीं गिर गए, जिसके बाद छोटन सिंह और संजय सिंह ने लोहे की रॉड से पीटा और कानूनी कार्रवाई अब व्यक्तियों पर की जाएगी, ये भी बात सामने आई है। परिवार की शिकायत के बाद मोकामा हत्याकांड में अब तक 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं। एक एफआईआर दुलारचंद यादव के परिवार की तरफ से की गई है, जिसमें अनंत सिंह समेत 5 लोगों को आरोपी बनाया गया है। वहीं दूसरा मुकदमा अनंत सिंह के समर्थकों ने दर्ज करवाया, जिसमें 6 आरोपी हैं। इसके अलावा तीसरी एफआईआर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की। इस मामले में अब तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इस बीच चुनाव आयोग ने भी घटना की पूरी रिपोर्ट बिहार के डीजीपी से मांग ली है। तरफ से और एक जो मृतक है उनके पोता की तरफ से, तथा एक जो है एफआईआर पुलिस के बयान से कि जो सार्वजनिक स्थल पे जो एक दूसरे पे पत्थर चलाना और हमला करना, तो उसका एक एफआईआर हुआ। तो टोटल 3 एफआईआर अभी तक इस मामले में हुए हैं। आरोपी बनाए गए हैं। हाँ, उसमें जो प्रथम एफआईआर उसमें आरोपित बनाए गए हैं। अभी तक 2 गिरफ्तारी हुई हैं जो घटना स्थल पे जो है रोडेबाजी या जो है उसके अंदर शामिल थे। बाकी के लिए भी क्योंकि लगातार जो है लॉ एंड ऑर्डर डिप्लॉयमेंट चल रहा है, तो उसके बाद जो है अभी हम लोगों का आगे अनुसंधान और चलेगा। उसमें जो भी हम लोग कर रहे हैं, वीडियो और जो साक्ष्य आ रहा है उसके आधार पे कर रहे हैं। तो आगे भी जो आता जाएगा वीडियो, जैसे जैसे हम लोगों को और भी वीडियो पब्लिक के थ्रू मिल रहे हैं, तो उसमें हम लोग जांच करते करते कार्रवाई कर रहे हैं। दुलारचंद यादव हत्याकांड को लेकर के सियासत भी खूब हो रही है। बीजेपी और जेडीयू के नेता शांत हैं, लेकिन जन स्वराज पार्टी और आरजेडी लगातार निशाना साध रही है। प्रशांत किशोर ने इस वारदात को जंगल राज का सबूत बताया। तेजस्वी यादव ने कहा कि आरोपी की गिरफ्तारी करने के बजाय अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। ये दिखाता है कि कहीं न कहीं बिहार में जिस जंगल राज की बात होती थी, जो बाहर लोग सुनते थे कि चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा होती है, वो कहीं न कहीं उसी को दर्शाता है। चुनावी मतभेद होना, आरोप प्रत्यारोप लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन किसी की हत्या हो जाना, वो आदमी सही है गलत है, उसने क्या किया नहीं किया, वो बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र में हिंसा की जगह नहीं हो सकती। और किसी की हत्या हो जाना, ये तो प्रशासन की और यहाँ पर जो लोग विधि व्यवस्था में लगे हुए हैं उनकी जिम्मेवारी है। और प्रशासन के लोग चुप है, कोई कार्रवाई नहीं की गई। यही है ना, गुंडों को, अपराधियों को संरक्षण कौन दे रहा है? और जंगल राज की बात कर रहे हैं ये लोग, जिन लोगों ने अपराधियों को पाला पोसा बड़ा किया, केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जो लोग, आज उन लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है और वही लोग जंगल राज की बात कर रहे हैं। बिहार चुनाव को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने एक वीडियो मैसेज जारी किया है, जिसमें उन्होंने 2005 से अब तक के कामों को गिनाया है। उन्होंने कहा कि अब बिहारी कहलाना अपमान की नहीं बल्कि सम्मान की बात है। बिहार के विकास में पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। केंद्र और राज्य दोनों जगह एनडीए की सरकार होने से विकास की रफ्तार काफी तेज है। बिहार के मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आपने मुझे वर्ष 2005 से लगातार बिहार के लोगों की सेवा करने का मौका दिया है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस स्थिति में हम लोगों को बिहार मिला था, उस समय बिहारी कहलाना अपमान का विषय था। तब से हमने पूरी ईमानदारी और मेहनत से दिन रात काम करके आपकी सेवा की है। आप जानते हैं कि पहले विधि व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब थी। सबसे पहले उसे ठीक करने का काम किया गया। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पेयजल, कृषि एवं युवाओं के लिए रोजगार की स्थिति में काफ़ी सुधार किया गया। महिलाओं के लिए पहले की सरकार ने कोई काम नहीं किया। भोजपुरी अभिनेता और बीजेपी के सांसद रवि किशन को बिहार में एक जनसभा से पहले
जान से मारने की धमकी मिली है। एक युवक ने उन्हें 4 दिनों के अंदर गोली मारने की धमकी दी है, जिसके बाद से हड़कंप मच गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और रवि किशन की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। धमकी देने वाले ने सांसद के निजी सचिव शिवम द्विवेदी को फोन कर कहा कि यादवों के विरोध में रवि किशन बोलते हैं, उन्हें 4 दिन में गोली मार दूंगा। ये जो घटना है ये गुरुवार रात 11 बजे की बताई जा रही है। सांसद के पीआरओ पवन दुबे ने शुक्रवार की शाम एसएसपी से शिकायत की और शिकायत में लिखा गया कि आरोपी ने फोन पर न सिर्फ गालियां दी बल्कि बार बार सांसद को लेकर जातिगत टिप्पणी भी की। धमकी देने वाले ने बताया कि वो बिहार के आरा के जवनिया गांव का रहने वाला है और उसने अपना नाम अजय यादव बताया। 5 दिन बाद बिहार में पहले चरण की वोटिंग होनी है और इसका प्रचार खत्म होने में अब सिर्फ 3 दिन बाकी बचा है। ऐसे में सभी दलों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। आज बिहार में प्रचार का सुपर शनिवार साबित होगा, जहां एक तरफ महागठबंधन की तरफ से प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव की एंट्री हो रही है, तो वहीं अमित शाह, नीतीश कुमार, जेपी नड्डा जैसे दिग्गज एनडीए उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते हुए आपको नजर आएंगे। पिछले कुछ दिनों की तरह आज भी तेजस्वी यादव ताबड़तोड़ रैलियां करते दिखेंगे। आज तेजस्वी यादव गोपालगंज, सिवान, सारण और मुजफ्फरपुर में ताबड़तोड़ 12 रैलियां करेंगे। दिल्ली एनसीआर में हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है। बढ़ते एक्यूआई ने लोगों को परेशान कर रखा है, सांस लेना मुश्किल हो गया है, जिसे लेकर अब प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। आज से दिल्ली में BS3 या फिर इससे नीचे के मानक वाली जो गाड़ियां हैं उनकी एंट्री बैन रहेगी। सिर्फ BS4, BS6, CNG, LNG और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ही दिल्ली में एंट्री मिलेगी। दिल्ली में BS4 कॉमर्शियल गाड़ियों को अक्टूबर 2026 तक पहले ही छूट हासिल है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा प्रदूषण को काबू करने के उपायों पर गौर कर रहे हैं। आनंद विहार आज इसी सिलसिले में वो जाने वाले हैं। रेखा गुप्ता सरकार का दावा है कि पोल्यूशन कम करने के लिए सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है और पिछले सालों की तुलना में इस बार प्रदूषण काफी कम भी है। हालांकि आम आदमी पार्टी इन दावों को खोखला बता रही है। राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण अब पाबंदी भी बढ़ने लगी है। CAQM ने ये फैसला लिया है कि 1 नवंबर से दिल्ली में BS3 की गाड़ियों को एंट्री नहीं मिलेगी। इस समय हम दिल्ली नोएडा बॉर्डर पे मौजूद है, जहां पर इस नियम का पालन किया जा रहा है। रात 12 बजे से BS3 की गाड़ियों पे नो एंट्री लगा दी गई है। दिल्ली में आने के लिए 8 एंट्री पॉइंट है, यानी 8 बॉर्डर है और इन 8 बॉर्डर पे इसी तरीके की तैनाती की गई है। दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी यहां पे मौजूद है, जिनके हाथ पे एक मशीन है। इस मशीन में जो ट्रक का नंबर है, गाड़ी का नंबर है, वो डाला जा रहा है और चेक किया जा रहा है कि गाड़ी जो है वो BS3 की है या फिर उससे अपग्रेडेड वर्जन है। अगर ये गाड़ी BS3 की होगी तो इसे यहां से वापस नोएडा लौटा दिया जाएगा, यानी दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी। राजधानी दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पे AQI 400 का आंकड़ा पार कर चुका है, इसलिए बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ये सख्त जो नियम है वो लगाए गए। देखिए ये गाड़ी का जो है वो स्टैंडर्ड BS3 के ऊपर का था, इसलिए अब इस ट्रक को यहां से आगे जाने की अनुमति मिल चुकी है। नोएडा बॉर्डर के साथ साथ गाजियाबाद बॉर्डर और दिल्ली के बाकी 8 बॉर्डर पर भी इसी तरीके की तैनाती देखने को मिल रही है। हर एक गाड़ी की टेस्टिंग की जा रही है, नंबर चेक किया जा रहा है और अगर गाड़ी BS3 की है तो उसे वापस लौटा दिया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे एक बैरिकेडिंग के पास एक बैनर भी लगाया है, जिसमें ये बताया गया है कि जब ग्रैप लागू होता है तो किस तरीके की पाबंदी होती है। राजधानी दिल्ली में इस समय ग्रैप 2 की पाबंदियां लागू हैं, यानी इस चरण में जो है वो क्या क्या सख्तियां रहेंगी वो बकायदा यहाँ पे बैरिकेडिंग में पोस्टर के माध्यम से लिख दी गई है। दिल्ली के कई इलाकों में जो AQI है वो 400 का आंकड़ा पार कर चुका है। सबसे खराब स्थिति इस समय दिल्ली के आनंद विहार और जहांगीरपुरी में है, जहां पे लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है और इसी प्रदूषण को कम करने के लिए, इसी प्रदूषण से निपटने के लिए ये फैसला लिया गया है और राजधानी दिल्ली में अब सख्ती कर दी गई है।